हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने न्यूटन के शीतलन के नियम को उपयोग करते हुए कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे फिर हमने देखा। अब अपन देखेंगे न्यूटन के शीतलन के नियम की स्टीफन बोल्ट्जमान नियम से व्युत्पत्ति। तो बच्चों अपने पास आया स्टीफन बोल्ट्जमान नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। मान लेते हैं कि वस्तु का जो ताप है, माना कि वस्तु का ताप कैपिटल टी तथा वातावरण का ताप टी नोट है तथा टी माइनस टी नोट इक्वल टू डेल्टा टी है। टी माइनस टी नोट किसके बराबर है बच्चों? डेल्टा टी के बराबर है, या टी बराबर हो जाएगा टी नोट प्लस डेल्टा टी। टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टी नॉट प्लस डेल्टा टी। अब बच्चों आपको पता है कि स्टीफन बोल्ट्जमान नियम से शीतलन की दर Q बाई टी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए टी के पावर 4 माइनस टी नोट के पावर 4, और ये बनेगा सिग्मा ए टी की जगह पर रखेंगे टी नोट प्लस डेल्टा टी के पावर 4 माइनस टी नोट के पावर 4 इक्वल टू सिग्मा ए। टी नोट कॉमन लूंगा तो ये बनेगा टी नोट के पावर 4 और ये बनेगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नोट के पावर 4 माइनस टी नोट के पावर 4 इक्वल टू सिग्मा ए टी नोट के पावर 4 कॉमन लेता हूँ और ये बनेगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नोट के पावर 4 माइनस 1। अब बच्चों पर क्या करते हैं, इसको द्विपद प्रमेय से खोलते हैं, और द्विपद प्रमेय को शॉर्ट में अगर कहूं तो अपने फिजिक्स में तो केवल इतनी सी द्विपद प्रमेय काम में आती है, 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यदि x वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो बच्चों इसी को यूज करते हुए द्विपद प्रमेय से खोलेंगे तो जो शीतलन की दर आई मेरे पास Q बाई टी, ये आ गई सिग्मा ए टी नोट के पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नोट, और ये माइनस 1 है ही, 1 एंड 1 कैंसिल, और कुल मिला के आ गया 4 सिग्मा ए टी नोट के पावर 4 इंटू डेल्टा टी, या 4 सिग्मा टी नोट क्यूब, टी नोट क्यूब, और डेल्टा टी की जगह रखेंगे बच्चों टी माइनस टी नोट। अब ये बच्चों सारा का सारा कांस्टेंट है, ये सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो Q बाई टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नोट होगी, और बच्चों यही क्या है? न्यूटन का शीतलन का नियम है। यही न्यूटन का शीतलन का नियम है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के अभी अपन ने ये देखा कि न्यूटन के शीतलन के नियम की जो व्युत्पत्ति की जाती है वो कौन से नियम से की जाती है? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम से की जाती है कि यदि वस्तु तथा वातावरण के मध्य ताप आधिक्य कम हो तो वस्तु के शीतलन की दर ताप आधिक्य की क्या होगी? समानुपाती होगी। ठीक है बच्चों।
आगे बच्चों अपन देखेंगे न्यूटन के शीतलन के नियम से किसी अज्ञात द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना। न्यूटन के शीतलन नियम से न्यूटन के शीतलन नियम से अज्ञात द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करना। अब इसके लिए बच्चों किस कॉन्सेप्ट को काम में लिया जाता है कि यदि दो अलग अलग द्रवों के समान आयतन, यदि दो अलग अलग द्रवों के समान आयतन को समान वातावरण में समान ताप तक गर्म करके समान ताप तक ठंडा किया जाए तो उन दोनों द्रवों के शीतलन की दर समान रहती है। उन दोनों द्रवों की क्या रहती है? शीतलन की दर समान होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे? अज्ञात द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट कौन सा काम में लेंगे बच्चों? यदि दो अलग अलग द्रवों के समान आयतन को समान ताप तक, यदि दो अलग अलग द्रवों के समान आयतन को समान ताप तक गर्म करके समान आयतन तक ठंडा किया जाए समान ताप तक गर्म करके समान ताप तक ठंडा किया जाए तो समान ताप तक समान वातावरण में ठंडा किया जाए, समान वातावरण में ठंडा किया जाए तो उनके शीतलन की दर समान होती है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या करेंगे बच्चों? अपन अज्ञात द्रव की विशिष्ट ऊष्मा लेंगे। यदि दो अलग अलग द्रवों के समान आयतन को समान ताप तक गर्म करके समान ताप तक समान वातावरण में ठंडा किया जाए तो उनके शीतलन की दर क्या होगी बच्चों? समान होगी। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार तो अपन क्या करते हैं, ज्ञात द्रव लेते हैं और उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन ने गर्म किया और उसको जैसे मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। और ठंडा होने में जो लगा समय उसको स्टॉप वॉच की सहायता से अपन मेजर कर लेंगे। उसके अंदर थर्मोमीटर लगा देंगे, थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता रहेगा। जब टेम्परेचर 40 तक पहुंच जाए तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, स्टॉप वॉच से टाइम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो एक द्रव तो ज्ञात होगा, और ज्ञात का मतलब क्या है, ऐसा द्रव बच्चों जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अपन को पहले से ही पता हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले केस में जब पहले द्रव को मैं काम में लेता हूं तो M1S1 प्लस W इंटू
θ1 माइनस θ2 बटे T1। ये इसके पहले द्रव की शीतलन की दर आ गई, जहां पे W क्या है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक है। विशेषकर बच्चों यहां ध्यान रखना, कई बार पूछता है कि कैलोरी मापी के जल तुल्यांक का मात्रक क्या होगा, और यहां जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि W का मात्रक, बच्चे ये देखते हैं जब जो राशियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनका मात्रक भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए W का जो मात्रक है वो MS के बराबर होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा यहां पर नहीं है। जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। इन जनरल अपन ग्राम लेते हैं मात्रक, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि बच्चों यहां पे जल तुल्यांक है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 यहां पर रख दिया गया है। यहां पे S का मान रखा गया है, इसलिए ये वास्तव में ये भी MS है, लेकिन S का मान यहां पे रख दिया गया है 1, इसलिए 1 रखने बाद ये केवल W बच गया, इसलिए कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, जल तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है, न कि MS, यानी ऊष्मा धारिता के इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे मैं कहूं kg इंटू कैलोरी पर kg इंटू केल्विन, ऐसा नहीं होगा भाई। S का M और S के मात्रक के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने S का मात्रक रखा है। तो जल तुल्यांक का मात्रक क्या होगा बच्चों, ग्राम होगा। अब जैसे क्या करते हैं अपन, समान आयतन का दूसरा द्रव लेते हैं, M2S2 प्लस W इंटू θ1 माइनस θ2 बाई T2। θ1 माइनस θ2 से θ1 माइनस θ2 कैंसिल, और मैं ये कहूँगा M1S1 प्लस W अपॉन T1 बराबर M2S2 प्लस W अपॉन T2। एक तो बच्चों अपन इस फॉर्मूले को यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये पता है, पहला जो द्रव है आयतन इंटू घनत्व से M1 निकालेंगे, S1 मेरे को पता है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक आपको दिया जाएगा। T1 जैसे 70 से लेकर 40 तक या 100 से लेकर 40 तक, जहाँ तक गर्म करके जहाँ तक ठंडा आप कर रहे हो, उसको ठंडा होने में कितना समय लगा अपन नोट कर ही लेंगे। M2 मेरे को पता है, W मेरे को पता है, T2 पता लगा लेंगे तो S2 का मान ज्ञात कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और ध्यान दो, यदि कैलोरी मापी का जल तुल्यांक 0 हो, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक 0 हो, तो क्या बनेगा, M1S1 बाई T1 इक्वल टू M2S2 बाई T2, या ρ1VS1 बाई T1 इक्वल टू ρ2VS2 बाई T2। V से V कैंसिल, या ρ1S1 बाई T1 इक्वल टू ρ2S2 बाई T2। ρ1S1 बाई T1 इक्वल टू ρ2S2 बाई T2। अब आपको पता है जो पहला द्रव लिया है उसका आपको घनत्व पता है। जैसे पहला द्रव स्टैंडर्ड द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात है, जनरली पानी ले लिया जाता है, तो पानी का घनत्व मेरे को पता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा पता है। इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 70 से 40 तक ठंडा होने में कितना समय लगा, ρ2 दूसरे का घनत्व दिया जाएगा आपको, वो ठंडा होने में कितना समय लगा वो अपन क्या कर लेंगे बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे, और इस टाइप से क्या होगा कि S2 का मान ज्ञात कर लिया जाएगा। तो ρ1S1 बाई T1 बराबर ρ2S2 बाई T2। ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, न्यूटन के शीतलन के नियम का उपयोग करते हुए अपन क्या करेंगे, अज्ञात द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर लेंगे।
आगे अपन देखते हैं बच्चों, कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बच्चों, कृष्णिका का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वो सामान्य कांच के प्रिज्म की सहायता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि सामान्य कांच का प्रिज्म जो है वो क्या कर लेता है, इसको ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, कृष्णिका का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लेने के लिए रॉक साल्ट प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इसका जो कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो अपन लेते हैं वो रॉक साल्ट प्रिज्म की सहायता से लिया जाता है। किसकी सहायता से लेंगे बच्चों? रॉक साल्ट प्रिज्म की सहायता से लिया जाता है। कृष्णिका का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वो किसकी सहायता से लिया जाता है बच्चों? रॉक साल्ट प्रिज्म की सहायता से लिया जाता है। अब किसी आदर्श कृष्णिका के लिए ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में जो वक्र खींचते हैं, किसके बीच में? ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में जो वक्र खींचते हैं उसे अपन कहते हैं कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और इस कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों इस टाइप से होता है। कृष्णिका का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों इस टाइप से होता है। ये जैसे 500 केल्विन के लिए ये वक्र है, 1000 केल्विन के लिए ये वक्र है, 1500 केल्विन के लिए ये वक्र है और 2000 केल्विन के लिए वक्र है। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो इन वक्रों का जो शिखर है वो कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बनने में मिस्टेक हो गई है, ध्यान देना, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो इन वक्रों का जो शिखर है वो किधर विस्थापित हो जाता है? कम तरंग दैर्घ्य की ओर। लेकिन बच्चों ध्यानपूर्वक देखना, अगर आपको एग्जाम में डायग्राम ई लैम्डा वर्सेस न्यू के बीच में दे दिया जाए तो ये बाईं ओर नहीं झुककर किधर झुकेगा? दाईं ओर वक्रों के शिखर झुकेंगे। इसलिए ग्राफ को बिल्कुल केयरफुली रीड करें, केयरफुली देखें आप कि ये वक्र ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा है या ई लैम्डा वर्सेस न्यू है। अगर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा है तो वक्रों का शिखर कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होगा, और यदि न्यू ई लैम्डा वर्सेस न्यू है तो वक्रों का शिखर अधिक तरंग दैर्घ्य की वो अधिक आवृत्ति की ओर विस्थापित होगा, यानी दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। अब बच्चों इन वक्रों को देखने से क्या क्या अपन को विशेषताएं हैं इसकी, वो भी अपन देख लेते हैं। पहला कि कृष्णिका का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो एक सतत स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक की सभी विकिरण उपस्थित होती हैं। दिख रहा है, क्योंकि यहां पर लैम्डा बराबर 0 है, आगे बढ़ते गए आगे जाके ये अनंत स्पर्शी है, मींस लैम्डा का मान अनंत भी हो सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों पहली विशेषता ये क्या हुई कि कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है। कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक के सभी विकिरण उपस्थित होते हैं।
कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लैम्डा बराबर अनंत तक के सभी विकिरण उपस्थित होते हैं। दूसरा, लैम्डा के बढ़ने पर, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर पहले ई लैम्डा के मान में वृद्धि होती है और बाद में ई लैम्डा के मान में कमी होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ अपने पास कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर, तरंग दैर्घ्य मींस लैम्डा, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर पहले ई लैम्डा के मान में वृद्धि होती है तथा बाद में ई लैम्डा के मान में कमी होती है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर पहले ई लैम्डा के मान में वृद्धि होती है तथा बाद में ई लैम्डा के मान में कमी होती है। तीसरा, इन वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो होता है उत्सर्जित विकिरण का मापक होता है। अतः स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल बढ़ता है। अतः वस्तु का ताप बढ़ने पर या कृष्णिका का ताप बढ़ने पर उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरण की मात्रा का मापक होता है। अतः स्पष्ट है कि ताप के बढ़ने पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट, इन वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती पाया जाता है। अतः ये वक्र स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करेंगे? स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम का पालन करते हैं, परंतु स्ट्रिक्टली नहीं। अब इसका क्या मतलब है? एक जगह इसका अपवाद है और वो क्या है कि अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। कौन सी? अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, न कि चतुर्थ घात के। इसे कहते हैं वीन का नियम। इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? वीन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम का पालन करते हैं, लेकिन एक जगह इसका अपवाद है कि अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती नहीं होकर परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। तो बच्चों चौथा क्या है? इन वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, इन वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अर्थात ये वक्र
स्टीफन बोल्ट्जमान नियम का पालन करते हैं, परंतु स्ट्रिक्टली नहीं। इसका मतलब क्या है स्ट्रिक्टली नहीं? इसका मतलब यह है कि एक जगह इसका अपवाद भी पाया जाता है, इसलिए अपन कहते हैं स्ट्रिक्टली पालन नहीं करते, इन जनरल तो पालन करते हैं, लेकिन एक इसका अपवाद पाया जाता है, और वो अपवाद क्या है ये भी अपन देखते हैं बच्चों। ठीक है, पांचवा पॉइंट, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान परम ताप के पंचम घात, परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है, अर्थात ई लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 5। इसे वीन का नियम कहते हैं। बच्चों, एक है वीन का नियम और दूसरा है वीन का विस्थापन नियम, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। छठा पॉइंट अपन ने क्या देखा बच्चों कि ताप बढ़ाने पर वक्रों का शिखर कम तरंगधैर्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसी आधार पर वीन ने विस्थापन नियम दिया। ताप बढ़ाने पर वक्रों का शिखर कम तरंगधैर्य की ओर विस्थापित हो जाता है। ताप बढ़ाने पर वक्रों का शिखर कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसी आधार पर वीन ने विस्थापन नियम दिया। इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि जो कृष्णिका के जो उत्सर्जन वक्र हैं या कृष्णिका का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वो वीन के विस्थापन नियम का 100% पालन करता है। इसलिए कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पालन करता है और अगर उसमें स्टीफन बोल्ट्जमान नियम और वीन का विस्थापन नियम अलग अलग ऑप्शन में है तो वीन का विस्थापन नियम ही मोर करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? वीन का विस्थापन नियम ही करेक्ट आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम का एक जगह अपवाद है, वो एक जगह पालन नहीं करता है। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि वीन का विस्थापन नियम क्या है। वीन का विस्थापन नियम क्या है ये देखते हैं। ये बच्चों अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम है।
इस टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम ये है, इस टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम ये है, इसके संगत लैम्डा एम ये है और इसके संगत लैम्डा एम का मान ये है। समझ में आ रहा है? तो क्या कहता है, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम। ध्यान रखना बच्चों, वीन का नियम तो क्या है, ई लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 5, और वीन का विस्थापन नियम क्या है, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य, अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या लैम्डा एम इक्वल टू बी बाई टी, इसको अपन बच्चों क्या कहते हैं, वीन का नियम, और बी यहां पर एक नियतांक है जिसे वीन नियतांक बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू 2.93 10 के घात माइनस 2.93 10 के घात माइनस 3 मीटर इंटू केल्विन। ध्यान रखना बच्चों, 2.93 10 के घात माइनस 3 मीटर इंटू केल्विन। आपको पता मात्रक क्या बनेगा, बी का लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा एम क्या है, तरंगदैर्घ्य, जिसका मात्रक क्या होगा, मीटर, एंगस्ट्रॉम जो भी है, मीटर इंटू केल्विन। ऐसा ही पद्धति में देखेंगे तो बी का जो मात्रक होगा 2.93 इंटू 10 के घात माइनस 3 मीटर इंटू केल्विन। अब बच्चों यदि मैं ये देखूं कि लैम्डा एम वर्सेस टी के बीच में ग्राफ खींचूं तो निश्चित रूप से आयताकार अतिपरवलय आएगा, और लैम्डा एम वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ खींचूं तो शोर कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो शोर कैसा वक्र आ जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो ये था बच्चों वीन का विस्थापन नियम, और कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और कृष्णिका के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि ये जो वीन विस्थापन नियम है इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। वीन के विस्थापन नियम का बच्चों जो उपयोग किया जाता है वो एक तो भट्टी का ताप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे भट्टी का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी जो फ्लेम है उसका रंग बदलता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रंग बदलता जाता है, तो उस विकिरण का जो रंग होता है उसकी सहायता से उसका टेम्परेचर ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से विभिन्न तारों से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का अध्ययन करके उन तारों का ताप भी ज्ञात किया जा सकता है। तो भट्टी का ताप ज्ञात करने में और विभिन्न तारों का ताप ज्ञात करने में क्या करेंगे अपन, वीन के विस्थापन नियम का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। अब बच्चों देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दें। जैसे मैं आपको यह कहता हूं कि 3 तारे हैं आपके पास, 3 तारे, क्रमशः नीला, सफेद तथा लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यदि इनका ताप, यदि इनका ताप क्रमशः टीबी, टीडब्ल्यू और टीआर हो, तो इन तापों में क्या संबंध होगा? तीन तारे क्रम से नीला, सफेद तथा लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यदि इनका ताप क्रम से टीबी, टीडब्ल्यू तथा टीआर हो तो इन तापों में क्या संबंध होगा? अब बच्चों ध्यान देना, अपने जानते हैं बैनी आह पिनाला, ये आपको पता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्घ्य घटती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य घटती है। मींस लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो सबसे ज्यादा होगी और बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। और बच्चों ये जो सफेद रंग आता है वो हरे और पीले के बीच में मानते हैं इसको। ये सफेद को आप कहां मानते हैं? हरे और पीले के बीच में माना जाता है। अब इस आधार पे आपको यह पता चल गया कि जो लैम्डा ब्लू जो होगा वो लेस देन होगा लैम्डा वाइट और लेस देन होगा लैम्डा रेड। क्यों ऐसा ही होगा? यानी नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सफेद रंग से कम होगा और सफेद रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होगा। और आपको पता है कि जो इनका ताप होगा वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए टीबी विल बी ग्रेटर देन टीडब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन टी रेड। ब्लू रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा व्हाइट का और उसके बाद होगा रेड का। वो देना, मार कर दो, जल्दी करो यार, अरे मार कर दो रे यार। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक तारा 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। एक तारा 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका ताप कितना होगा? तो आपको पता है बच्चों टेम्परेचर जो होगा वो किसके बराबर होगा? B/T के बराबर होगा।
और ये बनेगा लगभग 3 इंटू 10 के घात -3 कह देता हूँ, और अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह अपन कहेंगे 10,000 इंटू 10 के घात -10 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये बनेगा बच्चों 3 इंटू 10 के घात -3 अपॉन 10 के घात -6 इक्वल टू 3 इंटू 10 के घात 3 बच जाएगा, कितना आएगा 3000 केल्विन। कितना बनेगा बच्चों 3000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कृष्णिका के लिए ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के लिए ये कुछ कर्व खींचे गए हैं, इस टाइप का दिया हुआ है आपको। ये T1 टेम्परेचर के लिए है, ये T2 के लिए है, और ये T3 के लिए है। तो बच्चों T1, T2, T3 में क्या रिलेशन होगा ये आपको देखना है। आपको पता है कि बच्चों ताप बढ़ने पर वक्र का शिखर कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, इसलिए श्योर है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3। T1 का मान T2 से ज़्यादा होगा और T2 का मान T3 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों एक बार। एक वस्तु का ताप, एक वस्तु का ताप 3000 केल्विन है। एक वस्तु का ताप 3000 केल्विन है, और वी नेतांक जो है वो 3 इंटू 10 के घात -3 मीटर इंटू केल्विन है। 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य या 500 नैनोमीटर कोमा 1000 नैनोमीटर कोमा 1500 नैनोमीटर पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा क्रमशः U1, U2, U3 है, तो कौन सा संबंध सही है? पहला ऑप्शन U1 = U2 = U3 होगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ बच्चों अपन को U1 > U2 होगा। थर्ड दिया हुआ है U2 > U1 होगा। फोर्थ दिया हुआ है U2 < U3 होगा। इनमें कौन सा संबंध सही है ये अपन को देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए λm निकालेंगे। क्या करेंगे? λm निकालेंगे। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य और λm पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा आपको पता है अधिकतम होती है। तो आपको पता है λm की वैल्यू होगी बच्चों b/t, और b का मान दे रखा है 3 इंटू 10 के घात -3, और t की जगह अपन लिखेंगे 3000 केल्विन। ये कैंसिल हो गया, और 10 के घात -6 केल्विन, 10 के घात -6 मीटर या 10,000 एंगस्ट्रॉम या
1000 नैनोमीटर। कितना आ गया बच्चों? 1000 नैनोमीटर। अब आपको पता है कि अगर आप ई लैम्डा वर्सेज लैम्डा के बीच में वक्र खींचें, ई लैम्डा वर्सेज लैम्डा, तो बच्चों आपको पता है कि ये वक्र कुछ ऐसा आता है। तो यहां पर जो 1000 नैनोमीटर है, इस पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा U2 बताई जा रही है। ये 500 यहां आएगा, यहां पर U1 होगी, और ये बच्चों 1500 यहां कहीं होगा, तो ये क्या होगी? U3 होगी। और निश्चित है कि U2 का मान U1 और U3 दोनों से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। U1, U2, U3 का मान समान नहीं होगा, मींस ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। U1 का मान U2 से ज्यादा होगा, ये भी गलत है। U2 ग्रेटर देन U1, क्योंकि U2 का मान U1 से भी ज्यादा होगा और U3 से भी ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें वीन के विस्थापन नियम का उपयोग भी आ रहा है और कृष्णिका के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का यूज भी आ रहा है। ठीक है। अब बच्चों इसमें एक लास्ट टॉपिक है और वो है अपना सौर नियतांक। क्या है? सौर नियतांक। सौर नियतांक और सोलर कांस्टेंट। और इस पर बच्चों 3-4 के क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित विकिरण की मात्रा को क्या कहेंगे बच्चों? सौर नियतांक कहेंगे। सौर ऊर्जा को ही सौर नियतांक कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड, एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित सौर ऊर्जा को ही सौर नियतांक कहते हैं। अब इसके लिए बच्चों अपन फॉर्मूला देखेंगे। सपोज करो कि अपने पास ये बच्चों सूर्य है और इस सूर्य की जो त्रिज्या है वो RS है और इसका टेम्परेचर जो है वो TS है, और ये अपने पास पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या RS है, और ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर d त्रिज्या की कक्षा में गति कर रही है। किसमें? d त्रिज्या की कक्षा में गति कर रही है। तो सूर्य द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित सौर विकिरण की मात्रा, सूर्य द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित सौर विकिरण की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? ये बनेगी सिग्मा A⁴ मीन्स सिग्मा A की जगह 4 पाई RS² और TS⁴। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये जो विकिरण है वो स्मॉल d त्रिज्या के संपूर्ण गोले में फैलेगी, इसलिए सौर नियतांक S की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? सिग्मा 4 पाई RS² TS⁴ अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर कितनी जाएगी? 4 पाई d²। बच्चों ये सौर नियतांक का फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट यही पूछा है। फिर अगले साल जब पूछा तो उसने 4 पाई से 4 पाई को काट दिया और नया अपने पास फॉर्मूला आ गया सिग्मा RS/d का
होल स्क्वायर इंटू TS के पावर 4। अब बच्चों सौर नियतांक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ये अपन को देखना है। सौर नियतांक का जो मान होगा वो कितना होगा, सौर नियतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 1340 वाट पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना, और या फिर अप्रॉक्स 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी पूछी हुई है, उसमें जो दिया हुआ था ऑप्शन था वो 1000, 2000, 5000 इस टाइप से दिया हुआ था, तो फिर 1000 जो है इसके नज़दीक आ रहा है, उसको अपन को करेक्ट मानना पड़ रहा था। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू 1340 वाट पर मीटर स्क्वायर, और या फिर 1.4 के लमसम अपन लेते हैं इसको किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों अपन क्या कहते हैं कि सूर्य द्वारा प्रति सेकंड, पृथ्वी पर प्रति सेकंड आपतित विकिरण की, सौर विकिरण की मात्रा क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पृथ्वी पर प्रति सेकंड आपतित सौर विकिरण की मात्रा पृथ्वी पर प्रति सेकंड आपतित सौर विकिरण की मात्रा मेरे को चाहिए, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, ये बनेगी S इंटू पाई इंटू RE स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, यहां पे पृथ्वी का, ऐसा नहीं करेंगे पृथ्वी एक गोला है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे, यहां पे पृथ्वी का प्रक्षेप एरिया लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्रक्षेप एरिया। जैसे गोला है, उस गोले का प्रक्षेप एरिया, उसको एक तरह से आप चिपका दो, चिपकाओगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। प्रक्षेप एरिया लेना होता है, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये प्रति सेकंड आपतित यानी Q/T जो है वो क्या बनेगी आपके पास, जिसको अपन पावर कहेंगे, प्रति सेकंड आपतित सौर विकिरण की मात्रा या सौर शक्ति। तो सौर शक्ति जो बनेगी P वो बनेगी S की जगह वैल्यू रखेंगे आप, और ये बनेगी सिग्मा RS/D का होल स्क्वायर इंटू TS के पावर 4 इंटू पाई इंटू RE स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, 4 पाई RE स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पाई RE स्क्वायर। अर्थात आपको इसमें पृथ्वी का प्रक्षेप एरिया, प्रक्षेप क्षेत्रफल लिया जाएगा, और प्रक्षेप क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RE स्क्वायर होगा, न कि 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर है। तो यह है पृथ्वी की सतह पर आपतित पृथ्वी की सतह पर आपतित सौर शक्ति या प्रति सेकंड आपतित सौर विकिरण की मात्रा। तो बच्चों आपके ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे KTG।